चलिए देखिए, कल हम लोग जो ब्रिटिश थे उनकी आर्थिक नीति के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और उस आर्थिक नीति में आपने देखा था कि वास्तव में उनकी जो आर्थिक नीति थी वो उपनिवेशवाद का एक स्तर था। और उपनिवेशवाद में आपने देखा कि उपनिवेशवाद क्या होता है, तो जब किसी राष्ट्र या राज्य कहें का हम आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी सारी नीति चलाते हैं तो वो एक प्रकार का क्या होता है, उपनिवेशवाद हो जाता है। ये एक विचारधारा थी जिसमें आपने देखा कि फिर आर्थिक शोषण करने के लिए जो शासक वर्ग होता है यानी मातृ देश जो होगा वो क्या करेगा, वो वहां की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों हुई स्थितियों पर शोषण करना प्रारंभ कर देगा, या जो वहां की स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो मान्यताएं या परंपराएं रही हैं उनमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। और इसी में आपने देखा कि जो इनकी आर्थिक नीति रही है वो 3 चरणों में रही है। और प्रत्येक चरण की विशेषता क्या थी, प्रत्येक चरण की विशेषता थी कि जो ब्रिटेन की अपनी निजी आवश्यकताएं थी या जहां उनकी तत्कालिक मांगे थी उसी की पूर्ति के लिए भारत में क्या कर रहे थे, वो अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रहे थे। भारत में लगातार व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी प्रकृति क्या थी, थोड़ी सी भिन्न थी। इसके अलावा आपने देखा कि उनकी जो आर्थिक नीति चल रही थी उसमें निरंतरता और परिवर्तन के तत्व चल रहे थे, ठीक है। प्रारंभ कहां से हो रहा है, तो 3 चरणों की बात हम लोग किए थे। प्रथम चरण जो था वो कौन सा था, प्रथम चरण जो था वो था वणिकवाद, या इसी को कहते हैं वाणिज्यिक वाद। और इसको आप लोगों ने देखा था कि ये कहां शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा था 1757 से लेकर 1813 तक, ठीक है। और इसमें आपने देखा तो एक प्रकार से क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने जो भारत में प्रचलित व्यवस्थाएं थी उन्हीं के आधार पर यहाँ का आर्थिक शोषण करना प्रारंभ किया। यहाँ पर किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने प्रथम चरण में हस्तक्षेप नहीं किया था, केवल और केवल यहाँ के जो संसाधन थे उन संसाधनों का प्रयोग अपने राष्ट्रीय हित में करना चाहते थे, राष्ट्रीय हित में करना चाहते थे। और इस संसाधनों के ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय हित में प्रयोग करने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संघर्ष किया। और इस संघर्ष की स्थिति में आपने देखा कि पहले इन्होंने क्या किया, यूरोपियों के साथ संघर्ष किया, और उसके बाद क्या हुआ, भारत में स्थानीय स्तर पर अपना संघर्ष प्रारंभ किया। जहां भारत में इन्होंने स्थानीय स्तर पर संघर्ष प्रारंभ किया, इसका वहीं से सीधे परिणाम निकल के आया कि इन्होंने भारत की जो आप कह सकते हैं राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उसमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। और चूंकि ये चरण आपका 1757 से है तो यहां से इन्होंने क्या किया, यहां से जैसे इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता और उसके तुरंत बाद क्या किया, बक्सर का युद्ध जीता, यहां पर क्या किया, इन्होंने बंगाल में लगा दिया द्वैध शासन। और जैसे द्वैध शासन लगाए तो अब इन्होंने क्या किया, भारत का संगठित शोषण करना प्रारंभ किया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका प्रथम चरण था, ठीक है, जहां पर इन्होंने पूरी तरह से केवल और केवल भारत की चीजों को ले जाकर के अपने यहाँ उपयोग में लाने का कार्य कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण जो था, द्वितीय चरण कौन सा था, हैं, औद्योगिक पूंजीवाद था। और आपने देखा कि इस औद्योगिक पूंजीवाद में अब इनकी क्या हो रही है, इनकी आर्थिक नीति भारत में भी बदल रही है। और इनकी आर्थिक नीति का भारत में बदलने का मूल कारण क्या था, ब्रिटेन की मांग। मैंने बताया था ब्रिटेन में क्या हो रहा था, ब्रिटेन में 1760 में क्या हो गया, यहां पर औद्योगिक क्रांति हो गई। और जब यहां पर औद्योगिक क्रांति हो रही है तो ये जो दूसरा चरण है इसका आपका काल क्या है, 1800
1813 से लेकर के 1857, ठीक है, मोटे स्तर पर 60 तक मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी 1760 में तो प्रारंभ हो गई, अब 1813 तक आते आते क्या हो गया था, ये अपने चरम पर पहुंच गई थी। जब चरम पर पहुंच गई थी तो यहाँ पर क्या हो गया, कई औद्योगिक वर्ग का उदय हुआ, अर्थात पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। और ये जो पूंजीपति लोग थे, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी मांग सरकार के सामने रखना प्रारंभ कर दिया। और इनकी मांग क्या थी कि इनके भी जो उत्पाद हैं उसको बड़े पैमाने पर बाजार मिले, ठीक है। और इनके उत्पाद में जो उत्पादन की प्रक्रिया चल रही थी, उस उत्पादन के लिए इनको कच्चे माल की आवश्यकता थी। अब सरकार पर दबाव पड़ रहा था, ब्रिटेन की जो वहां के प्राकृतिक संसाधन थे वो कम पड़ रहे थे, उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर होने लगा कि वहां पर जनसंख्या और बाजार छोटा पड़ने लगा। तो आदर्श स्थिति यहाँ पर दिखाई दी भारत, ठीक है। और ऐसे में फिर क्या हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट आ गया। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ, सबसे पहला काम कि अब ब्रिटेन के प्रत्येक वर्ग के लोगों को भारत में व्यापार का अधिकार मिल गया, यानी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जब कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया तो भारत में क्या हो गया, अब बड़े पैमाने पर अब जो औद्योगिक वर्ग के लोग थे वो आना प्रारंभ कर दिए। और सभी ने क्या किया, अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकार पर दबाव बनाया, अर्थात वहां कंपनी काम कर रही थी लेकिन ब्रिटिश संरक्षण में काम कर रही थी। तो जो कंपनी थी उसकी नीतियों में परिवर्तन हुआ और उसने भारत में क्या किया, हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। तो कैसा हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर जो कृषि था, कृषि उसका क्या किया, उसका वाणिज्यिकरण किया, वाणिज्यिकरण किया। अर्थात अब यहां पर जो कृषि उत्पाद थे उसमें नील, अफीम, चाय, कॉफी, जूट, कपास, तंबाकू आदि व्यापारिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो खाद्यान्न का भी उत्पादन कराते थे, तो जैसे खाद्यान्न में अब क्या हो जाएगा, चावल, गेहूं, दाल, इस तरह की चीजें क्या हो जाएंगी, खाद्यान्न फसलों में आ जाएगी, मक्का, जौ, बाजरा। इनमें भी क्या करते थे, जो ज्यादा उत्पादन होता था, उच्च गुणवत्ता का उत्पादन होता था, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, अपने के यहाँ लेके चले आते थे। अब भारत की स्थिति क्या हो रही थी, तो भारत की स्थिति भुखमरी और बदहाली जैसी हो रही थी। किसानों का क्या हो रहा था, उनको उनका उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा था। और कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर आपने देखा कि जब बड़े पैमाने पर वो कृषि उत्पाद अपने के यहाँ लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, भारत में जो कच्चा पदार्थ है, जो कच्चा माल है, उसकी क्या होने लगी, भारत के क्षेत्रों में कमी होने लगी। प्लस चूंकि अब यहाँ पर ये अपने राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे थे, तो भारत के जो बड़े स्थानीय जो राजा होते थे, जो निवेश करते थे, वो भी अब क्या हो गए थे, वो अपना अधिकार खो बैठे थे, उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई थी, तो उनका भी क्या हो रहा था, एक तरह से पतन हो गया था। तो भारत में औद्योगिक वर्ग और निवेशकों का भी क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। प्लस अपने यहाँ के तैयार माल को लेकर के भारत में आके बेचते थे, तो उसका मूल्य क्या होता था, मूल्य भारत की वस्तुओं की अपेक्षा कम होता था। और चूंकि उनके क्या औद्योगिकरण हो चुका था, इसलिए उनकी जो वस्तुएं थी वो बड़ी मशीनों से बनती थी। भारत में जो वस्तु बनी थी, अभी क्या करते, वो छोटी मशीनों से, या आप कह सकते हैं वो हस्तशिल्प उद्योग हुआ करते थे, तो उसकी गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, द्वितीय चरण में आप देखेंगे कि भारत में जो कृषि था वो भी पतन की तरफ गया, और प्लस हस्तशिल्प लघु उद्योग वो भी पतन की तरफ गया। और संपूर्ण व्यवस्था में सिर्फ लाभ किसको मिल रहा है, तो ब्रिटिशर्स को। ये भी इनकी एक आर्थिक शोषण की नीति थी, ठीक है। इसमें आपने देखा था कि जो द्वितीय चरण था, इसको एक मुक्त व्यापार का चरण भी जाना जाता है। जो एक द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक जारी किया था, उसमें बताया था कि अब मुक्त व्यापार की नीति को अपनाना चाहिए। और उसमें क्या करना चाहिए, उसमें जो भारत के साथ व्यापार है उसका मार्ग सभी व्यापारियों के लिए खोल देना चाहिए। और तभी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हो रहा था, ब्रिटेन के सभी व्यापारी वर्ग के लिए भारत से व्यापार का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आते हैं तृतीय चरण पर। तृतीय चरण क्या कह रही हैं,
अच्छा, मैंने कार्ल मार्क्स बोल दिया था, ठीक है। हाँ देखिए, कार्ल मार्क्स ने चरण का वर्गीकरण किया था और एडम स्मिथ की पुस्तक थी कौन सी, द वेल्थ ऑफ नेशन। आइए देखिए यहाँ पर तृतीय चरण की जब हम लोग बात करते हैं तो ये तृतीय चरण कहाँ था, 1857 से लेकर के 1947। अब देखिए ये कौन सा चरण है, तो ये है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो वित्तीय पूंजीवाद का चरण है इसमें क्या था, तो घटनाक्रम को समझने की कोशिश करिए। 1857 क्या हो रहा है, भारत में क्रांति हो जा रही है। इस क्रांति में ब्रिटिशर्स के दांत खट्टे हो गए थे और एक स्थिति ऐसी भी बनी थी जहां पर ब्रिटिशर्स को लगा था कि शायद वो मतलब भारत उनके हाथ से निकल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब भारत में चूंकि एक आक्रोश व्याप्त हो चुका था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी एक नई नीति को चला, अपनी एक नई चाल को चला। और क्या कहा कि अभी तक आपके यहाँ जो सारा नियंत्रण चल रहा था वो कौन कर रहा था, वो कंपनी कर रही थी। इसलिए हम क्या करते हैं, आप यहां से कंपनी का शासन समाप्त करते हैं। कंपनी का शासन समाप्त। और अब भारत पर शासन किसका होगा, भारत पर शासन होगा ब्रिटेन के राष्ट्रपति का, अर्थात ब्रिटेन की सरकार का। और वहां पर राष्ट्रपति की भूमिका में आप जानते हैं वहां के महाराजा या महारानी होते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया कि भारत में अब जो सारी व्यवस्थाएं चलेंगी वो ब्रिटिश कंपनी के आधार पर नहीं चलेंगी, बल्कि अब महारानी या महाराजा जो होंगे यानी यहाँ की जो सरकार होगी उसके नियंत्रण में चलेगी। इसलिए अभी तक आप लोगों का जो शोषण हुआ है, जो अन्याय हुआ है, अब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब आपका विकास का काम किया जाएगा। और विकास के काम में क्या किया जाएगा, अब आपके यहाँ हम निवेश करेंगे। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहा गया। पैसा लगाएंगे आपके यहाँ और आपके यहाँ क्या करेंगे, तकनीक का विकास करेंगे, शिक्षा के स्तर में सुधार करेंगे, आपके यहाँ जो रोजगार है उसको सृजन करेंगे, आपके यहाँ जो प्रशासनिक नीतियां हैं उसको बेहतर करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स का कोई भी कदम जो होता था वो, कल से मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि वो निजी हित के लिए होता था, स्वार्थ के लिए होता था। चाहे वो यहाँ पे राजनीतिक कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रशासनिक प्रक्रिया कोई कर रहे हैं, जैसे आपने देखा बंगाल में द्वैत शासन लगा दिए। द्वैत शासन लगाते समय उन्होंने दिखाने का तो ये प्रयास किया कि हम आपके यहाँ प्रशासनिक सुधार कर रहे हैं, लेकिन उसका मूल निष्कर्ष क्या था, मूल निष्कर्ष था जो संगठित दोहन करना। जितना भी आपने देखा था, जो द्वैत शासन जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि जितने महत्वपूर्ण पद होते थे, जो पैसे संबंधित कार्य होते थे, वो गवर्नर के अधीन कर दिए और जो जिम्मेदारियां वाला काम होता था वो क्या करते थे, बंगाल के नवाब को दे दिए, ठीक है। तो फिलहाल आगे इस चीज को देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है, आइए देखते हैं किस तरह से निवेश कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए जब आप पढ़ते हैं तो 1857 के बाद से जो भारत में ब्रिटेन का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल नहीं कहा जाता था, बल्कि क्या कहा जाता था, वायसराय, क्योंकि वायसराय का अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। तो इन्होंने अपने पदों पर भी क्या किया, परिवर्तन कर दिया। लेकिन देखिए कैसे आंख में धूल झोंक रहे हैं, सामने सामने से धूल भी नहीं, लाल मिर्च झोंक के चले जा रहे हैं। मतलब आप देखिए जो भारत का गवर्नर जनरल था वो पद पर वही बना रहा, केवल उसका नाम कह दिए कि अब ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं होगा, बल्कि अब ये क्या होगा, वायसराय होगा। बताइए अगर एक ही व्यक्ति रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है आप उसको क्या नाम दे रहे हैं, कार्य तो अपनी नीति के अनुसार ही करेगा ना। लेकिन देखिए उस समय की व्यवस्थाएं कैसी थी कि हम लोग उन चीजों को बेहतर तरह से समझ भी नहीं पाते थे कि वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने निवेश की बात की, निवेश की बात। तो ये क्या था, एक निवेश का दौर था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ तकनीकी और शिक्षा में सुधार करेंगे। इसलिए जहां एक तरफ देख रहे हैं कि शिक्षा पर सुधार की बात हुई, क्योंकि आप जानते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया था कि प्रतिवर्ष भारत में 1 लाख रुपए जो है वो शिक्षा पे खर्च किए जाएंगे। लेकिन 1833 तक आप देख रहे हैं वो निर्धारित ही नहीं हो पाया कि शिक्षा पे खर्च होगा कहां पर।
तो उसके बाद क्या हो रहा है, आगे की प्रक्रिया में वो पैसे जो थे नियमित खर्च नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने कहा नहीं अब हम व्यवस्थित तरीके से आपके यहाँ खर्च करेंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या था, तो आप देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रेल के विकास की बात की, रेल, डाक और तार, इसके विकास की बात की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वास्तव में इन्होंने जो अपनी नीति परिवर्तित की उसमें भारत का लाभ हो रहा है या ब्रिटिशर्स का लाभ हो रहा है। आइए सबसे पहले देखिए, तो हम शिक्षा में सुधार की बात करते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, भारत में जो शिक्षा में सुधार का प्रयास किया था, वास्तव में शिक्षा में सुधार नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपने लिए क्या थे, एक ऐसे शिक्षित वर्ग तैयार करना चाहते थे जो क्या कर सके, जो उनको अपनी सेवा दे सके। इसका मतलब क्या था, क्योंकि अब यहाँ पर साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति बढ़ चुकी थी और न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी जाकर के इस चरण में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति तीव्रता से बढ़ रही थी। उनको ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मचारियों की आवश्यकता थी, जितना कार्यभार बढ़ेगा उतने आपको कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, और जब कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ रही थी तो ब्रिटेन से किसी कर्मचारी को लेकर के आना, उसके खर्चे बहुत ज्यादा पड़ रहे थे। ठीक है, और भारत में क्या होता, सस्ते में इनको मतलब सेवा मिल जा रही थी, इसीलिए इन्होंने शिक्षा की नीति में क्या था, अंग्रेजी को माध्यम भी बनाया था। दूसरा चीज क्या है कि भारत में जो वास्तव में ब्रिटिशर्स की सेवा करते थे वो क्या हो गए, भारत में ब्रिटेन का आप कह सकते हैं एक स्थायी शक्ति बनकर उभरे थे। आप देखिए जब 1857 की ही क्रांति होती है उस समय भी ये स्टेटमेंट आता है ना कि भारत के अगर स्थायी जो राजा लोग थे, स्थानीय राजा लोग थे, अगर वो ब्रिटिशर्स का समर्थन ना किए होते तो इस तूफान में उड़ गए होते। इसका मतलब क्या हुआ, जिन क्षेत्रों पर भारत में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थायी रूप से बनी रह गई वो ब्रिटिशर्स के अधीन होकर के उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। उसी तरह से जो लोग भी, कल्पना करके देखिए, एक बार सोच के देखिए कि जब सैनिकों का अनुपात आप देख रहे हो कि ब्रिटिशर सैनिक कितने टुकड़े में है और भारतीय सैनिक कितने टुकड़े में है, अगर सोचिए केवल भारतीय सैनिक अपनी जो बंदूक है उसकी नली इधर की जगह इधर पलट के मोड़ दिए होते तो ब्रिटिशर्स वैसे बाहर हो जाते, मतलब आम जनता को तो कुछ करना ही ना पड़ता। लेकिन यहाँ की जनता को भी क्या लगता था कि ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं, इन्हीं के माध्यम से क्या हो रहा है, हमारा घर परिवार चल रहा है, अगर ये हमको नौकरी नहीं देंगे तो हमारे यहाँ के लोग भूखों मरने लगेंगे। तो आप खुद सोचिए कि वो उनके भक्त तैयार हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो दो लाभ हो रहा है, एक तो उनसे अपनी सेवा ले रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, अपने लिए एक राजभक्त भी तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे रेल के विकास की बात करें, देखिए 1900 ज्यादा आगे आ गए, 1858 जो था ये रेल के विकास का काल माना जाता है। प्रारंभ तो इससे पहले कर दिए थे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भाई ट्रेन चल रही थी, उसके जाल को, नेटवर्क को फैलाने का काम जो है वो 1858 से तेजी से चला। तो कहा जाता है कि ये क्या था, रेल में निवेश का काल था, रेल में निवेश का काल। बड़े पैमाने पर क्या किया जा रहा था, रेलवे पर पैसा खर्च किए जा रहे थे। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो पैसा खर्च हो रहा था इसका कारण क्या था, क्योंकि इनको रेल किस लिए चाहिए थी, इनको रेल चाहिए था सेना के विस्तार के लिए, सेना के विस्तार के लिए। जब कहीं पर भी विद्रोह होता था तो चूंकि यहां पर क्या थे, संसाधनों का अभाव था, उत्तर भारत में कहीं एक विद्रोह हो रहा है, उसकी दमन के लिए पूरी सेना की शक्ति को वहां पर केंद्रित कर दिया गया, और अचानक से उसी समय कहीं पर पूर्वी भारत की तरफ विद्रोह हो जाएगा तो हम उसका दमन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचते समय तक शायद इतना विलंब हो जाए कि वहां पर पूरी सत्ता में परिवर्तन हो जाए। और रेल का माध्यम रहेगा तो क्या होगा, बहुत तेजी से अपनी सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो एक तो वो क्या करना चाहते थे, अपनी सीमित सेना से पूरे भारत पे मजबूत पकड़ बनाना चाहते थे। दूसरा, इनको रेल की क्यों आवश्यकता थी, तो दूसरी रेल की आवश्यकता थी इनको क्योंकि इसके माध्यम से क्या करना चाहते थे, इसके माध्यम से भारत का जो गांव-गांव से यानी छोटे छोटे क्षेत्रों से जो कच्चा माल था, कच्चा माल, उसको क्या करना चाहते थे, एक बड़े स्थान पर केंद्रित करना चाहते थे। जैसे मान लेते हैं कच्चा माल इनका भारत से ब्रिटेन जा रहा है तो बंदरगाह के माध्यम से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा,
तो बंदरगाह तक दूर दूर के गांव से, दूर दूर के प्रदेशों से माल पहुंचाना रहेगा कि नहीं पहुंचाना रहेगा? तो कैसे जाएगा? इसीलिए आप देखते हैं ब्रिटिशर्स काल में क्या होता है, मालगाड़ी जो होती है उसका महत्व पैसेंजर गाड़ी से ज्यादा होता है। और आपको पता है आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, क्योंकि जो रेलवे में नियम है वो ब्रिटिश काल के हैं, आज भी नियम में वरीयता मालगाड़ी को मिलता है। अगर कहीं पर क्या होता है, गाड़ी को रोकना होगा, लेट करना होगा, मालगाड़ी नहीं रुकेगी, पैसेंजर या एक्सप्रेस गाड़ी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय से उनके लिए वरीयता क्या था, उनकी वरीयता तो उनके माल को समय से पहुंचना, और वो जो नियम बना था रेलवे नियम उसी को अनुसरित कर रहा है अभी तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कच्चा माल। अब वही चीज क्या है भाई, आप ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि भारत का क्या है, ये तटीय क्षेत्र आप देख ले रहे हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक बंदरगाह क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर क्या है, पूरे भारत से आसपास के क्षेत्रों से कच्चा माल पहुंचवाना है। और इसी तरह से क्या हो रहा है, ब्रिटेन से जब मान लेते हैं कोई जहाज आ रहा है माल लेकर के, तो यहाँ पर माल बंदरगाह पे उतर रहा है, तो भारत के बाजारों में भिन्न भिन्न स्थानों पर बेचना भी तो होगा। इसका मतलब माल के एक जगह से दूसरे जगह के स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रेल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो रेल का सारा विकास कार्यक्रम देख रहे हैं उसका भी मूल कारण क्या था, ये खुद का उनका अपना स्वार्थ था। ठीक है, जरूर उन्होंने इस चीज को दिखाया कि हाँ भारत का विकास कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये रेल इतनी तेजी से विकास किया। देखिए जिस समय मैंने बताया 1858, वो क्या था, रेल में निवेश का काल था। बड़े पैमाने पर लोगों से कहा जा रहा था कि आप रेल पर निवेश करिए, और उसके बाद क्या होगा, वहां पर उनको कुछ लाभांश दिया जा रहा था। इसका मतलब कि चाहे फायदा हो चाहे नुकसान, आपको लगभग 5% का लाभ जो है वो दिया जाएगा। ठीक, और देखते ही देखते रेलवे इतना बड़ा उनके आर्थिक लाभ का विभाग बन गया कि 1924 में फिर क्या किया गया, कौन सी समिति थी, एडवर्ड समिति, और उसके माध्यम से क्या किया गया, और रेल का अलग बजट प्रस्तुत होने लगा। और आप देख रहे थे लंबे समय से, तब से लेकर के भारत में क्या है, रेल का अलग बजट प्रस्तुत होता था। ठीक है, तो सोचिए इतना बड़ा वहां पे इन्होंने अपना आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। आइए अब देखते हैं इसमें आगे की बात। तो जैसे ये सारा जो आप देख रहे हैं, इनका जो विकास है, वास्तव में भारत में ये जो निवेश कर रहे थे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहते हैं। लेकिन ये क्या था, इनका भारत की आर्थिक शोषण की एक नई प्रणाली थी, जिसके माध्यम से इन्होंने पुनः क्या किया, भारत का आर्थिक शोषण ही किया है। ठीक है, ये 3 चरण हैं। कौन कौन से? प्रथम चरण के रूप में आपका वणिकवाद है, जिसमें केवल यहाँ के सामान को लेके चले गए। दूसरे चरण में कौन सा है, औद्योगिक पूंजीवाद है। अब नए वस्तु बन के तैयार हो रहे थे, कच्चे माल की आवश्यकता थी, तो कच्चे माल के लिए उनको एक उत्पादक क्षेत्र चाह रहा था, और बने माल के लिए उनको एक बाजार चाह रहा था। तीसरे चरण में क्या हुआ, उन्होंने अब भारत में निवेश करना प्रारंभ किया। एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पर जब निवेश कर रहे थे, यहाँ पर रेलवे का जो मतलब आप कह सकते हैं पूरी व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही थी, उसके लिए भी जो पार्ट्स होते थे, पूरी की पूरी ट्रेन और उसके पार्ट्स, उसको बनाने के लिए भारत में कोई इंडस्ट्री लगाई ही नहीं गई थी। उसको बनाने के लिए क्या था, ब्रिटेन में इंडस्ट्री लगती थी। सोचिए कितने होशियार थे, कितने आगे का सोच के चलते थे। उनको पता था कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे तो यहाँ के लोगों का भी तकनीकी और बौद्धिक विकास हो जाएगा, यहाँ की भी क्या होगी, अपने आप में संपन्नता बढ़ने लगेगी। तो अभी इन लोग को संपन्न करना नहीं है, इनको आर्थिक रूप से और बौद्धिक रूप से मजबूत करना ही नहीं है, और करना भी है तो अपने क्षेत्र में, ताकि अगर हम 100 साल बाद यहाँ से जाते भी हैं तो वो उद्योग तो हमारे यहाँ रहेगा, और तब तक जितना लाभ कमाना होगा कमा लेंगे ना। इसलिए यहाँ पर क्या था, वहां के पार्ट्स बन करके आते थे और यहाँ असेंबल्ड कर दिए जाते थे, और पूरी व्यवस्था चल रही थी, ना पटरी बना ना डब्बा बना, और पूरी गाड़ी दौड़ गई यहाँ पर ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहां पर क्या है, धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत। देखिए धन निष्कासन का सिद्धांत क्या है, तो इसे सबसे पहले किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी का है। इन्होंने सबसे पहले एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल क्या लिखा था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, तो ये इनका एक आर्टिकल था, इंग्लैंड
डेब्ट टू इंडिया। इसके माध्यम से इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत के तहत लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया कि किस तरह से ब्रिटिश हमारे यहाँ का आर्थिक दोहन कर रहे हैं, जिसका संपूर्ण लाभ ब्रिटिशर्स को हो रहा है और भारतीयों की स्थिति क्या हो रही है, गरीबी और बदहाली हो रही है। ठीक है, लेकिन चूंकि वो एक आर्टिकल था, मतलब एक संपादक में एक उन्होंने एक अपना कॉलम लिखा हुआ था, तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखा, और वो पुस्तक थी कौन सी थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब चूंकि एक पुस्तक लिखा तो पुस्तक में क्या था, लिखने का मैटर भी ज्यादा था और उसका क्या था, पब्लिकेशन भी बड़े स्तर पे हो सकता था। ठीक है, तो इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बताया कि धन निष्कासन का सिद्धांत। तो देखिए धन निष्कासन का सिद्धांत है क्या, इन्होंने बताया कि जो भारत है, इस भारत का ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से आर्थिक दोहन कर रहे हैं, आर्थिक दोहन कर रहे हैं। आर्थिक दोहन का तात्पर्य क्या है कि भारत से सारा जो आर्थिक लाभ है, आर्थिक लाभ है वो ब्रिटेन में जा रहा है। भारत का सारा आर्थिक लाभ मतलब भारत का सारा धन जो है वो कहां जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। और इन्होंने बताया कि पहले क्या होता था, भारत में जो व्यापार होते थे उस व्यापार के बदले जब भारत का माल भारत से बाहर जाता था तो उसके बदले क्या होता था, उसके बदले भारत में कुछ लाभ प्राप्त होता था। जैसे पीछे भी चर्चा किए थे, सोना मिलता था, चांदी मिलता था, तांबा वगैरह जैसी चीजें भी धातु के रूप में आवश्यक थी तो उसको मिल जाता था। मुख्य रूप से सोना, चांदी और महत्वपूर्ण जो है वो क्या थे, वो कीमती जो वस्तुएं थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब भी मिलना बंद हो गया। इसी को क्या कहा गया, धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, बाद में जाकर के फिर इसकी तरफ कुछ और लोगों ने भी इशारा किया, जैसे आरसी दत्त ने किया ना, तो उनकी पुस्तक का नाम कौन सा था, द इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। फिर 1896 में क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। उस कांग्रेस के अधिवेशन में भी पहली बार इस बात को स्वीकारा गया कि ब्रिटिशर्स द्वारा क्या किया रहा, धन निष्कासन किया जा रहा है। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार क्या किया, प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया, प्रति व्यक्ति आय। और इन्होंने क्या बताया, लगभग ये 1867-68 में इन्होंने बताया कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 20 रुपए प्रति वर्ष। यानी उस समय बताया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति में एक साल की जो उसकी कमाई थी वो कितनी थी, 20 रुपए थी। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए ये जो इनकी आर्थिक शोषण नीति थी, अब इसी के तहत आप छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि 3 चरण तो आपने देख ही लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ और इनके जो प्रयास थे उसको देखिए। यहाँ पे भारत में क्या हुआ, तो इन्होंने ददनी प्रथा चलाई। ददनी प्रथा किस तरह से इन्होंने आर्थिक शोषण को अंजाम दिया, उसकी कुछ और मतलब उनकी नीति देखिए। ददनी प्रथा क्या होता था, ददनी प्रथा एक प्रकार का होता था कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता था। इसमें क्या करते थे, इसमें किसानों को अग्रिम भुगतान कर देते थे। अग्रिम भुगतान यानी कुछ एडवांस पकड़ा देते थे। और आप जानते ही हैं कि बहुत सी बार क्या होता है, पैसा ऐसी चीज है कि उसके बाद क्या होगा वो नहीं सोचा जाता, लेकिन पहले अगर कोई हाथ में पकड़ाता है तो पहले ले लो, बात का बाद में देखा जाएगा। यहाँ पर क्या होता था, किसानों की स्थिति वैसे ही क्या थी, बहुत ही शोषित थी, बुरी स्थिति में थे। उनके हाथ में जब पहले पैसा पकड़ा दिया जाता था तो उसके बाद उनको क्या कर दिया जाता था, उनको बांध दिया जाता था। किसानों से ज्यादा शोषित स्थिति तो आपकी दिखाई दे रही है। जाग जाइए, जाग जाइए, बहुत लंबा समय हो गया सोते हुए ना, 6 महीने बीत गए सोते हुए, अब तो जाग जाइए। आइए देखिए,
तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि किसानों की स्थिति जो इतनी बुरी थी, तो ऐसी स्थिति में क्या था, जब उनको अग्रिम भुगतान किया जाता था तो आप जान सकते हैं उचित मूल्य भी तो नहीं मिलता होगा। ठीक है, उचित मूल्य ना मिलने के साथ साथ अब उनको क्या किया जाता था, उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध कर लिया जाता था ना, कि आपको क्या करना है, सीमित समय में क्या करना है, अपना माल इनको देना है। इसका मतलब टाइम बाउंड भी कर देते थे कि आपको अब इतने समय में फसल का उत्पादन करके हमको देना है। अगर वो नहीं दे पाते थे तो उसके खिलाफ फिर उनकी अलग कानूनी प्रक्रियाएं चलती थी। उसका उनको जो अग्रिम भुगतान था वो ब्याज सहित वापस करना पड़ता था, कुछ उनको हर्जाना भी देना पड़ जाता था। मतलब कुल मिलाकर के अब आपको अपना बंधुआ मजदूर बना दिए हैं, पैसा दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हर तरह से आप उनके लिए काम करने के लिए मजबूर हो गए। अब स्थिति भारत की कैसे इससे बुरी होगी या प्रभावित होगी, क्योंकि अग्रिम भुगतान कर दिए तो किसान भी तो अपना माल जो है वो किसी भारतीय व्यापारी को नहीं बेच पाएगा ना। जैसे मान लेते हैं फसल अच्छी हुई, उसको लगता है मूल्य हमको अच्छा मिलना चाहिए, अब तो वो पहले ही फंस चुका है, कहाँ किसी और को बेच सकता है, क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका है। तो इस तरह से क्या था, किसानों को तो बांध ही लिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत में कच्चे जो माल थे उनकी भी अनुपलब्धता करा दिए थे। भारतीय व्यापारियों को कच्चे माल भी मिलना मुश्किल हो गया था। प्लस क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका अधिकार था ही, तो कानून और प्रशासन की शक्ति का भी प्रयोग करके चीजों का दमन वो आसानी से कर लेते थे। कोई विद्रोह करता था, कोई विरोध करता था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती थी। ठीक है, तो ये था ददनी प्रथा। अब यहां पे देखिए भारत में हम लोग बात करते हैं औद्योगिकीकरण। एक होता है जिसे आप कहते हैं औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी नए नए उद्योगों का लगना। और विऔद्योगिकीकरण क्या होता है, नए उद्योग तो ना ही लगे, जो पहले से प्रचलित उद्योग थे उनको भी समाप्त कर दें ना। तो ये क्या होता है, डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या था, अगर हम लोग भारत की बात करते हैं, भारत, तो आपने क्या देखा, भारत जो है वो एक आत्मनिर्भर था। और भारत का जो ग्रामीण था, ग्रामीण पृष्ठभूमि, ये भी क्या था, पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भर होने का मतलब हो गया कि भारत प्रत्येक स्तर पर अपनी आवश्यकता की, अपनी जरूरत की सभी चीजों का उत्पादन कर लेता था। चाहे हम वो कृषि उत्पाद की बात करें, और चाहे हम क्या करें, चाहे आप तकनीक उत्पाद की बात करें। तकनीकी उत्पादन का मतलब क्या हो गया, फिर शिल्प और उद्योग के माध्यम से जिन चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, और भारत का जो शहर था वहां पर भी कोई बहुत बड़ी मशीनें तो नहीं लगी थी, उद्योग तो नहीं लगा था, लेकिन फिर भी उत्पादन इतना होता था कि भारत का व्यापार विदेशों तक होता था। भारत की वस्तुएं क्या होती थी, विदेशों तक जाती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था, इसीलिए हम कह रहे हैं भारत जो था वो आत्मनिर्भर था। अब ब्रिटिशर्स काल में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स काल में भारत में जो पुराने उद्योग थे, पुराने उद्योग, इनके स्थान पर नए उद्योग तो लगे नहीं। अगर नए उद्योग लग गए होते तो हम कहते हैं कि भारत में औद्योगिकीकरण हो गया, यानी भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इसके बदले क्या हुआ, पुराने उद्योगों का पतन हो गया। मतलब वो स्थायी भी नहीं रहे और नीचे की तरफ चले गए। उसके कारण क्या थे, उसके कई कारण थे। पहला कारण के रूप में आप एक देख सकते हैं तो था ददनी प्रथा। क्योंकि अभी ददनी प्रथा आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएं तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का जो व्यापारी वर्ग था, जो शिल्प या कुटीर उद्योग कार्य करने वाला था। देखिए भाई, इससे पहले क्या होता था, अगर आप यहाँ बात करेंगे तो भारत में क्या था, शिल्प उद्योग में क्या था, वस्त्र का निर्माण होता था और तीनों प्रकार के वस्त्र बनते थे। सूती वस्त्र होता था, रेशमी वस्त्र होता था, मलमल के वस्त्र बनते थे। इसके अलावा भारत में क्या था, धातुकारी होती थी, मतलब लोहार होते थे, सुनार होते थे, बढ़ई होते थे, चर्मकार होते थे, रथकार होते थे। मतलब सभी प्रकार के अपने आवश्यकता अनुरूप जितनी भी प्रकार के उद्योग की जरूरत थी, मशीन नहीं लेकिन छोटे छोटे जो मतलब आप कह सकते हैं उद्योग लगे थे, लघु उद्योग जिसे आप कहते हैं, या हस्तशिल्प उद्योग जो होते थे, उनसे सारे काम चल जाते थे। ठीक है, छोटे छोटे जो औजार देखते हैं उनके माध्यम से क्या हो रहा था, यहाँ पर बड़े बड़े वस्तुओं को निर्मित कर दिया जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब शिल्पकार जो हैं उनको क्या मिल रहा है, कच्चा पदार्थ मिल नहीं रहा है,
तो कच्चा पदार्थ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, वो नए वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। जब नए वस्तुओं का निर्माण नहीं करेंगे तो उनकी भी रोजी रोटी संकट में आएगी कि नहीं आएगी। अब जब वहां पर उनको स्कोप नहीं दिखाई देगा, विकास नहीं दिखाई देगा और पतन ही दिखाई देगा, समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तो वो अपने लिए नए रोजगार के अवसर तलाशेंगे नहीं तलाशेंगे। तो परंपरागत जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों से हमारे यहाँ व्यवस्थाएं चली आ रही थी, उसका भी पतन होने लगा था। ठीक है, बहुत से शिल्पकार लोग थे, वो अपने क्षेत्रों को छोड़ करके कृषि और मजदूरी की तरफ भटक रहे थे। ठीक है, अब दूसरे स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि इस दौर में आप देखेंगे तो ब्रिटेन में क्या हुआ था, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो चुका था और बड़ी बड़ी वहां पे क्या हो रही थी, मशीनें लग गई थी, बड़ी बड़ी मशीनें लग गई थी। इन बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से क्या हो रहा था, अब वहां पर जो प्रोडक्शन है वो हाई हो गया था, उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, उत्पादन कम मूल्य पे होता था क्योंकि उसमें लागत कम पड़ गया था। आज भी आप देखते हैं कोई हाथ से बनी चीज होती है तो महंगी होती है, इसलिए महंगी होती है कि भाई कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को बनाने में मेहनत करके, वो मान लेते हैं कोई छोटा मोटा भी काम करके 10 दिन में बनाता है, तो आप क्या चाहते हो कि 10 दिन में वो आपसे 200 300 400 रुपया लेगा, भले उसको कोई माल ना लगाओ, 10 दिन का उसका मेहनताना तो आप सोचिए, तो कम से कम वो 1500 2000 2500 3000 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। वही चीज अगर कंपनी के माध्यम से बन के आ रही तो उनका क्या लगा है, बस कच्चा माल लगा है, थोड़ी सी बिजली लग गई है और जो उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ उसका कुछ मार्जिन लग गया, बाकी प्रॉफिट लग गया। तो वो आपको पता लगा, हाथ से बनी कोई चीज आप देख रहे हैं, पता लगा आपको, मतलब अगर मान लेते कोई चीज 5000 रुपए की मिल रही है, मशीन से बनी चीज हो सकता है 1500 मिल जाए आपको। आपको हाथ से बनी चीज देखने में क्या होगा, उतना सुंदर नहीं लगेगा, आकर्षक नहीं लगेगा, जबकि मशीन से बनी चीज क्या होगी, आपको फिनिशिंग ज्यादा अच्छी होगी उसकी। यहाँ पर क्या था, बड़ी बड़ी मशीन लग गई थी, उत्पादन ज्यादा हो रहा था और उसमें क्या था, उसमें आकर्षण था। इसके अलावा क्या था, भारत में अभी भी क्या होता था, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था और वहां पर अब क्या हो रहा था, वहां पर उन्होंने अब सिंथेटिक रंगों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, कृत्रिम रंगों का प्रारंभ कर दिया था। तो वो कलर आकर्षक होते थे, क्योंकि प्राकृतिक रंगों की सीमाएं है ना, कुछ गिने चुने रंग में ही आपको मिल सकते हैं, लेकिन जब आप कृत्रिम रंग की व्यवस्था में आ जाते हैं तो आप अनगिनत कलर बना सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आकर्षण भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा और आप देखेंगे तो भारत में मैंने बताया जो औद्योगिक वर्ग था, औद्योगिक वर्ग था, ठीक है, इनको भी तो भारत में स्थानीय जो शासक होते थे यानी राजा, उनका संरक्षण मिलता था कि नहीं मिलता था, उनका सहयोग मिलता था, वो इनकी नीतियों में सहयोग करते थे, प्रशासनिक दृष्टिकोण से सहयोग करते थे, प्लस जरूरत पड़ने पे इनको आर्थिक सहयोग भी करते थे, यानी निवेशकों का भी कार्य कर देते थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि वो राजनीतिक हस्तक्षेप करके भारतीय जो स्थानीय शासक हैं उनके साम्राज्य को या तो अपने में मिला लिए हैं और या तो उनकी सारी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने अधीन कर लिए हैं। तो उनके माध्यम से जो नीति बनेगी, भले राजा वहां कठपुतली के रूप में बैठा हुआ है, लेकिन अब पहले जैसे स्वतंत्र नीति नहीं चला सकता है ना। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, अब जो औद्योगिक वर्ग था उसका संरक्षण और प्लस उसको जो पैसों की आवश्यकता होती थी, वो दोनों ही क्या हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे। तो अब ये भी क्या होंगे, उद्योग के काम में नीचे गिरते चले जाएंगे, खत्म होता हुआ दिखाई देगा आपको। इसके अलावा और क्या हो रहा था, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने संरक्षणवादी नीति का प्रयोग किया। संरक्षणवादी नीति के तहत इन्होंने क्या किया कि जो भारत के वस्त्र होते थे, इन वस्त्रों पर क्या किया, मोटा कर लगा दिया ताकि वस्त्रों की कीमत क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और जबकि अपने वस्त्रों पर क्या किया था, कर बहुत सीमित कर दिया था। तो तुलनात्मक रूप से क्या हो रहा था, तुलनात्मक रूप से उनके वस्तु अच्छे हो रहे थे और सस्ते हो रहे थे। दूसरे स्तर पे अगर हम लोग बात करें तो अब जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में इन्होंने क्या किया, क्योंकि भारत के वस्त्रों की मांग बहुत ज्यादा थी वहां पर, अगर वहां पर बहुत ज्यादा थी तो यहाँ के व्यापारी भारत के वस्तुओं को भी खरीद के ले गया, वहां पर जाकर बेचेंगे नहीं बेचेंगे। इन्होंने क्या किया, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण इस स्तर पे हो गया था, उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा था कि भारतीय वस्तुओं को अब वहां पर बेचने से रोकने का प्रावधान करना है। डेनियल डेफू हैं, उन्होंने अपने वर्णन में बताया है कि भारत के जो सूती वस्त्र थे वो क्या थे, ब्रिटेन के घरों में एकदम ठूसे पड़े होते थे। मतलब अलमारी खोलिए, कबर्ड खोलिए, कहीं पर भी किचन में चले जाइए, सब भारतीय वस्त्र भरे पड़े होते थे। अब ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे वो इससे प्रभावित तो होंगे ही, उनका नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन सरकार पर दबाव बनाया और उन्होंने संरक्षणवादी नीति के तहत क्या किया, संरक्षणवादी नीति के तहत वहां पर दंड का प्रावधान कर दिया कि जो भी व्यक्ति भारतीय वस्त्रों को खरीदता, बेचता या पहनता था उसको क्या होता था,
दंड दिया जाता था, जुर्माना भरना पड़ता था। अब बताइए कोई चाह करके भी कैसे खरीद सकता है। तो ओवरऑल इन्होंने क्या किया, अपनी आर्थिक शोषण नीति के तहत भारत का पूरी तरह से क्या कर दिया था, बदहाली कर दिया था। ठीक है, और यही कारण है कि जो एक समय कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, अब उसके सारे जो है वो पर काट लिए गए हैं ना, पर काट लिए गए, उड़पा नहीं रही है। और मुर्गी जो अंडा दे रही थी सोने की, और उसको भी क्या अंडा ले लेकर के चले जा रहे हैं, बचा हुआ केवल क्या है, मुर्गी है, जो देखने में अच्छा लग रहा है, पर कटे हुए हैं। भाई व्यापार के लिए उड़ने की जरूरत है कि नहीं, नई नई नीति नहीं लेके आएंगे, तकनीक नहीं लेके आएंगे, नई नई वस्तुएं लेकर नहीं आएंगे, तो कैसे आपका व्यापार पनपेगा। और यहाँ तो पर ही काट लिया गया है, जो भी काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो अपनी नीति के अनुसार चला रहे हैं। तो भारत की स्थिति क्या हो गई थी पूरी तरह से, देख सकते हैं आप। ये तो इनका देखिए अभी आर्थिक शोषण नीति आपने देखा, इसके साथ साथ किस चरणबद्ध तरीके से आर्थिक शोषण किए थे। अब हम लोग इनकी भू राजस्व की नीति देखेंगे, तब अगले चैप्टर में पुनः वो भी एक आर्थिक नीति से ही जुड़ा पक्ष है, लेकिन उसमें भू राजस्व नीति देखेंगे कि किस किस तरीके से इन्होंने भारत के किन किन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से जो कर है उसको स्थापित किया, और वहां से भी भारत की गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी और तमाम प्रकार से जो समस्याएं होती हैं वही निकल करके आई थी। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो आर्थिक नीति थी, उपनिवेशवाद, ये समाप्त होता है। अब हम लोग अगला जो देखेंगे टॉपिक वो इनकी भू राजस्व नीति देखेंगे। ओके।